कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहां लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस टाइम सर्जियो बार का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, ठीक उसी टाइम पर एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, उसे कोई सर में गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि गोली किसने और कहां से चलाई। कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। बार के अंदर मौजूद सभी लोग दरवाजे के पास खड़े होकर डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी उस मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। और जब बाकी लोग भी अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करते हैं तो उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। ये देखकर वे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इस बार का क्लीनर डिसाइड करता है कि वो उस मरे हुए आदमी के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी के पास आता है तभी उसे भी कोई शूट कर देता है। यह देखकर बार के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं और डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं ताकि स्नाइपर उन्हें शूट न कर सके। सभी को एक बात समझ आ जाती है कि बार से बाहर जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वे लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं चल रही होती। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बीचों बीच 2 लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, लेकिन इसके बारे में टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जैसे ही उनकी नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया गया होता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीटूर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हम सबको किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। तब सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बॉम्ब हो और सरकार उसे पकड़कर मारना चाहती हो ताकि वो यहाँ से बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट न कर सके। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है, वो चुपके से अपने पैर से एक ब्लैक कलर के बैग को छुपा देता है। ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है। अब सर्जियो को यकीन हो जाता है कि नाचो एक आतंकवादी है, जरूर उसके बैग में कोई बॉम्ब होगा। वह सबको नाचो को पकड़ने के लिए बोलता है। नाचो को पकड़ने के बाद जब ये लोग उसके बैग को छीन लेते हैं तब नाचो कहता है कि बैग को मत खोलो, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और जब बैग को खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। एलिना नाचो से पूछती है कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन एलिना उसकी कोई बात न मानते हुए उसकी हार्ड डिस्क तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो गुस्सा हो जाता है कि तुम सब मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, सामने एक दूसरा ब्रीफकेस भी पड़ा हुआ है, शायद उसमें कोई बॉम्ब हो। वो सबसे पूछता है कि यह ब्रीफकेस किसका है। तब सर्जियो कहता है कि यह ब्रीफकेस मेरा है और अगर मेरे ब्रीफकेस को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ अंड्रे नाम का एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और सर्जियो पर तान देता है। बंदूक के नोक के सामने सर्जियो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बार की मालकिन अम्पारो ब्रीफकेस को उठा लेती है, लेकिन अम्पारो ब्रीफकेस खोलने से डर रही थी। तभी एक भिखारी जिसका नाम इजराइल है, वह ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर से सारा लेडीज का सामान बाहर निकलता है। सर्जियो कहता है कि मुझे यह सब बेचना पड़ता है और लोगों को मेरे इस काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी वक्त उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम में आया था और तब से वो यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। ये लोग इससे एक नशेड़ी समझकर वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आए हैं जिनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है। आर्मी सोल्जर्स को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। ये सोल्जर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर बनाते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस जगह पर अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। ये आग सरकार ने खुद लगाई है, उन्होंने हमें देख भी लिया फिर भी हमें नहीं ले जा रहे। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल गई होती है,
साथ ही उसकी आंखें भी सफेद लाइट की तरह चमक रही होती हैं। वो आदमी कहता है कि मेरे पास मत आना और मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो आदमी गिरकर मर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर गिर जाता है। तभी इजराइल मुस्कुराते हुए इस मरे हुए आदमी की आंखों पर कॉइन्स रख देता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस मरे हुए आदमी का मोबाइल फोन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इस आर्मी ऑफिसर के फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने वायरस से बचने वाले सूट पहने होते हैं। ये देखकर नाचो समझ जाता है कि ये जो आदमी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हों और सरकार हमें इसलिए यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही ताकि हमारी वजह से बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन न फैल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है और सरकार हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। उनकी नजर अभी भी हम पर है और अगर कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा तो वो लोग उसे मार गिराएंगे, इसलिए हमें अंदर से ही मदद बुलानी पड़ेगी। तब नाचो इस आदमी के मोबाइल फोन से सिग्नल लाने की कोशिश करता है और वो एक टेबल पर चढ़कर सिग्नल लाने के लिए फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है कि मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है। नाचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। नाचो का दोस्त नाचो से कहता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सेटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और नाचो से मोबाइल छीनकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी टेबल पर ज्यादा लोड आने की वजह से टेबल टूट जाता है और उनका कनेक्शन कट जाता है। तब एंड्री दोबारा सिग्नल लाने के लिए नाचो से फोन मांगता है, लेकिन बार की मालकिन अम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है जो इन्फेक्शन की वजह से मर गया है। ये फोन भी इन्फेक्टेड है और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्री को बार की मालकिन की ये बात बिल्कुल सही लगती है। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या इस आदमी को छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। अब ये तीनों एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल और उस डेड बॉडी को छूने वाले 5 लोग दूसरी साइड पर खड़े हो जाते हैं। तब एलेना कहती है कि हमें पागलपंती नहीं करनी चाहिए। घंटों से हम एक दूसरे के साथ हैं, अगर हमें इन्फेक्टेड होना होता तो अब तक हम इन्फेक्टेड हो जाते। लेकिन एंड्री अपनी बंदूक निकालकर एलेना से कहता है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद बार की मालकिन सर्जियो और एंड्री सभी को अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है कि तुम सब नीचे बंकर में चले जाओ और हम तीनों को यहीं पर छोड़ दो ताकि तुम्हारी वजह से हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं और अपने साथ इस इन्फेक्टेड डेड बॉडी को भी नीचे बंकर में ले जाओ। ये पांचों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी एंड्री गोली चलाता है जिसके बाद इन लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी पांचों लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं और उनके पीछे बंकर का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। नीचे बंकर में मौजूद 5 लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी ट्रिनी नाम की एक औरत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर के 3 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सीढ़ियों पर खड़ी होकर दरवाजे को मारने के दौरान ट्रिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते दौरान उसका पैर वहां पास रखे बॉटल्स के क्रेट्स पर लग जाता है जिससे वो बॉटल्स भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं। बॉटल्स के अंदर मौजूद पानी एक साइड पर बहने लगता है जिससे इन 5 को अंदाजा हो जाता है कि जरूर यहाँ से नीचे बाहर जाने का कोई रास्ता है। जब ये लोग वहाँ पर पड़े गट्टों को हटाते हैं तो नीचे उन्हें एक ड्रेनेज नजर आता है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा कौन। तभी इजराइल ड्रेनेज के जाली को हटा देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन इस ड्रेनेज का रास्ता बहुत तंग था, इसलिए इजराइल अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद बहुत ही छोटा था जिससे वो नीचे नहीं जा पा रहा था और इजराइल छेद में फंस जाता है। तभी अचानक इन लोगों को गोलियों के चलने की आवाज आती है और उन्हें ऊपर मौजूद 3 लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब ट्रिनी ऊपर लोगों की स्थिति देखने के लिए ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ट्रिनी के छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद ये लोग ट्रिनी के हाथों पर पट्टी कर देते हैं जिससे ट्रिनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ होता है। अब वो लोग सब एक साथ मिलकर इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला शांत न हो जाए। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को बुरी तरह से सील कर रहे हैं। यहाँ एलेना कहती है कि मैं मदद मांगने जा रही हूँ, लेकिन
नाचो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए हमारा फायदा इसमें है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छिपे रहें और जब ये सारा मामला शांत हो जाए तब हम लोग एक एक करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। नाचो की ये बात सबको सही लगती है। ये लोग बड़ी खामोशी से चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता लग गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बाहर जो लोग उस जगह को सील कर रहे थे वो लोग वहाँ से जा चुके थे और जिस मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे थे वो उस इन्फेक्टेड आदमी का था जो एक आर्मी ऑफिसर था। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना उसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें उस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और इंजेक्शन बचे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर उस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो उसकी मौत कैसे हो गई। तब ये लोग उस आदमी की ओर पुरानी चैट्स पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो आदमी कई दिन पहले से बीमार था, इसलिए वैक्सीन इंजेक्शन ने उस पर असर नहीं दिखाया और वो मारा गया। इसके बाद अचानक उस फोन पर किसी का कॉल आता है, पर उससे पहले कि नाचो उसे उठा पाता, मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। नाचो को वहां गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। वहीं एलेना कहती है कि उस आदमी ने चैट्स में ये लिखा था कि मेरे पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें। जिसके बाद ये लोग वापस नीचे बंकर में आते हैं और उस डेड बॉडी की चेकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। तभी उन्हें याद आता है कि ये आदमी सबसे पहले वॉशरूम गया था। जब ये लोग वॉशरूम पहुंचते हैं तो वहां पहले से इजराइल वैक्सीन को हाथ में लेकर बैठा था। नाचो और बाकी सब इजराइल को बहकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन हमें दे दो, पर इजराइल कहता है कि तुम लोग 5 हो और वैक्सीन 4। अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग मुझे मेरे हिस्से का एक वैक्सीन नहीं दोगे, क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ और तुम लोगों को मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे बंकर में गिर जाती है। ट्रिनी जल्दी से बंकर में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है। वैक्सीन को हाथों में लेकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके हाथ पर पटिया होने की वजह से वह वैक्सीन को सही से पकड़ नहीं पाती और तभी उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये लोग दोबारा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम में से किसी न किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर जबरदस्ती धकेलने लगते हैं। बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। काफी देर तक नाले के पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार एलिना को वैक्सीन मिल जाती है और वह पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो एलिना की तरफ नीचे एक तार फेंकता है और नाचो उससे कहता है कि तुम वैक्सीन को इस तार से बांध लो और फिर मैं इन वैक्सीन को ऊपर ले आऊंगा। लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। वह कहती है कि अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल कर लोगे और मुझे बिना वैक्सीन के यहीं पर छोड़ दोगे। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम लोगों को नीचे आना पड़ेगा। मैं अभी इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी। जब तुम सब नीचे आ जाओगे तब हम बैठकर फैसला करेंगे। अब ऊपर मौजूद लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए ये लोग उस छेद का रास्ता बड़ा करने के लिए उसे तोड़ने लग जाते हैं। जब ये लोग छेद को तोड़ने में लगे होते हैं तब एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वह इंजेक्शंस को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जिन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है और वो लोग बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर बंकर में थे उन्होंने छेद का रास्ता बड़ा कर दिया है और वे भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर फाइट शुरू हो जाती है। नाचो इस बार इजराइल से गन छीनना चाहता था और इस बार नाचो उससे बंदूक छीन लेता है। तभी पानी के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और नाचो ऊपर आ जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि नाचो तो ऊपर आ गया है पर इजराइल अभी तक बाहर नहीं आया तो वो समझ जाते हैं कि इजराइल मर चुका है और ये लोग
आपस में एक दूसरे को कहने लगते हैं कि नाचो ने इजराइल को मार डाला। लेकिन नाचो कहता है कि उसने इजराइल को नहीं मारा बल्कि इजराइल कहीं पर तैर कर चला गया। पर ये लोग नाचो की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि नाचो हमसे अपना गुनाह छुपा रहा है। ये लोग नाचो को गन फेंकने के लिए कहते हैं पर नाचो मना कर देता है। अब नाचो पहले तो बहुत ही प्यार से एलेना से पूछता है कि वैक्सीन कहाँ है, लेकिन जब एलेना नहीं बताती तो नाचो सीतुर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलेना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। अब यहाँ नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं सीतुर को मार दूं तो हम आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट लेंगे। लेकिन एलेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि सीतुर को मत मारना, मैं तुम्हें वैक्सीन देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एलेना इनको बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलेना आगे चलते हैं जबकि सीतुर और ट्रिनी उनके पीछे चलते हैं। तभी सीतुर पानी में गिर जाता है और ट्रिनी जैसे तैसे करके अपनी जान पर खेल कर सीतुर को बचा लेती है। ट्रिनी यहाँ सबसे कहती है कि हम चारों में से एक ना एक को तो वैसे भी मरना है। मैं तुम लोगों में से उम्र में सबसे बड़ी हूँ और मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसलिए वो नाचो से कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो ताकि तुम सब आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट सको और तुम्हारी जान बच जाए। काफी देर तक सोचने के बाद नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इसी बीच उन लोगों को उस जगह से आवाजें आने लगती हैं जहां पर ट्रिनी ने खुद को मार डाला था। ये लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रिनी की आंखों पर किसी ने कॉइन्स रखे हैं और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि इजराइल का है, क्योंकि इजराइल ऐसा करता है। और तभी पीछे से इजराइल सीतुर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह नाचो और एलेना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलेना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और इजराइल से खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनको मारने के लिए उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए अब एलेना इंजेक्शन उठाने के लिए वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वह नीचे जाती तो इजराइल उसे मार देता। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़ लेता है। तब नाचो को एहसास हो जाता है कि वह बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए अपना वैक्सीन एलेना को पकड़ा देता है और उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना है। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़कर नीचे जोर से खींच लेता है, जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तब एलेना नाचो का दिया हुआ वैक्सीन खुद में इंजेक्ट करती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वह देखती है कि सरकार ने यहाँ से आगे का पूरा इलाका सील कर दिया है। तभी एक औरत अपना जैकेट निकालकर एलेना को पहना देती है और एलेना लोगों में घुल मिल जाती है। इस कहानी में कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा, क्योंकि अगर ये लोग बिना वैक्सीन के लोगों में घुल मिल जाते तो यह वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के पब्लिक की सेफ्टी के लिए यह कदम उठाना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।